मैं बस उस नेचुरल वाइन पर उगा हुआ एक छोटा सा पर्पल गोर्ड माना जाता था, लगभग इनसिग्निफिकेंट, बाकी सबके मुकाबले कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मुझे अपने अस्तित्व का एहसास हुआ, मैंने तुरंत कुछ अजीब नोटिस किया। मेरे साथ कुल 6 गोर्ड्स और उगे थे और उनमें से हर एक के अंदर लाइफ की पावरफुल वेव्स चल रही थीं, साफ और अनडिनाएबल। लेकिन जो चीज सच में मुझे हिला गई वो उसके बाद हुआ। जैसे ही उन्हें मेरे जागने का एहसास हुआ, बिना एक पल की हेजिटेशन के उन 6 गोड्स ने अपनी ओरिजिनल सोर्स एनर्जी मेरी तरफ बहाना शुरू कर दिया, जैसे ये दुनिया की सबसे नेचुरल चीज हो। और उसी पल मुझे सच्चाई समझ आई। पर्पल गोड बनने के बाद मैं पूरे 1 मिलियन साल तक गहरी नींद में था, और उस 1 मिलियन साल के खत्म होने से भी बहुत पहले वो 6 ऑलरेडी जाग चुके थे। इसका मतलब उनकी नजर में मैं ही था जिसने अपनी आंखें खोलने में बहुत ज्यादा समय लिया। और क्योंकि उन्होंने नेचुरल वाइन से लगभग सारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ली थी, मैं सबसे छोटा होने के कारण उल्टा काउंटलेस बेनिफिट्स पाने लगा, जो शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे यूज करना शुरू किया। मैं अंदर की तरफ फोकस करने लगा, चुपचाप हर चीज को सेंस करते हुए, और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन 6 अलग अलग टाइप्स की ओरिजिन एनर्जी को फ्यूज करने लगा जो जो मुझे दी गई थी। और फिर समय बीतता गया, एक और मिलियन साल ऐसे ही निकल गया, जब तक एक दिन मैंने आखिरकार अपने इनकम्प्लीट गोड फॉर्म को रिफाइन कर लिया। सारी ओरिजिन एनर्जी पूरी तरह एक यूनिफाइड एग्जिस्टेंस में मर्ज हो गई, और उसी पल मैंने उसे महसूस किया, एक हल्की सी थ्रेड जो ऑर्डिनरी पावर से कहीं आगे थी, लॉ ऑन ऑफ स्ट्रेंथ की एक झलक। और मैं तुरंत शॉक में जम गया, क्योंकि मुझे पता था इसका मतलब क्या है। लॉ ऑफ स्ट्रेंथ 3000 ग्रेट लॉज में से एक है, ग्रेट डाओ का सबसे सुप्रीम प्रिंसिपल, और पूरे एंशिएंट हेवंस और अर्थ में सिर्फ एक ही अस्तित्व था जो इसे कंट्रोल कर सकता था, महान गॉड पंगु, जिसने हेवन और अर्थ को क्रिएट किया था। और ये रियलाइजेशन आते ही मेरे थॉट्स बिखरने लगे। मैंने सोचा, कहीं रेड गॉड के अंदर जो है वो सच में पांगु तो नहीं। लेकिन नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। ये मानना बहुत मुश्किल था। क्या पांगु क्रिएशन की ग्रेट कैलामिटी में मर नहीं गया था? और जैसे जैसे मेरे इमोशंस अंदर से उथल पुथल कर रहे थे, मैं एक पल के लिए हेजिटेट हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत करके रेड गॉड की तरफ पुकारा। मेरी आवाज में डाउट और अर्जेंसी दोनों थे। बिग ब्रदर, क्या तुम पंगु हो? तभी रेड गॉड के अंदर से एक गहरी प्राचीन आवाज गूंजी, शांत लेकिन बेहद गहरी। पंगु? कौन है पंगु? और उस टोन को सुनकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल झूठ नहीं लग रहा था, जैसे सामने वाला सच में नहीं जानता। और फिर समय फिर से बहने लगा। लाखों साल एक बार फिर गुजर गए, और मैं धीरे धीरे बाकी बची 5 टाइप्स की ओरिजिन एनर्जी को एक एक करके अब्सॉर्ब करता गया। और जब मैं दूसरे भाई की एनर्जी तक पहुंचा, तब मुझे समझ आया कि वो कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि उसने मुझे खुद समय के फ्लो को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करने की एबिलिटी दे दी। और मेरे शरीर के आसपास मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो पावर धीरे धीरे शेप लेना शुरू कर रही है। और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले से भी ज्यादा अनबिलीवेबल था। मेरे शरीर के आसपास एक अजीब सा टाइम डोमेन बन गया, एक कंप्लीटली यूनिक टेम्पोरल फील्ड, जहां गॉड के अंदर की 1 साल की कल्चरेशन बाहर के 100 साल के बराबर थी। और इस तरह की एक्सेलरेशन ने मेरी ग्रोथ को पूरी तरह अलग लेवल पर पहुंचा दिया, जबकि मैं लगातार बाकी बची ओरिजिन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता जा रहा था। जब मैंने तीसरे भाई की एनर्जी को अपने अंदर लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि वो भी उतनी ही मिस्टीरियस है। उसने मुझे पास्ट और प्रेजेंट लाइव्स के सीक्रेट्स को समझने की एबिलिटी दे दी, और उसी के साथ लॉज और पावर को लेकर मेरी अंडरस्टैंडिंग तेजी से बढ़ने लगी। हर गुजरते पल के साथ सब कुछ ज्यादा क्लियर और डीप होता जा रहा था। फिर बारी आई चौथे भाई की ओरिजिन एनर्जी की, जिसने मुझे लाइफ साइकिल की और भी गहरी समझ दी। और सिर्फ कुछ हजार सालों के अंदर ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैंने अनगिनत रूपों में जीवन जी लिया हो। मैं एक मछली बनकर नदियों और समंदर में आजादी से तैर चुका था, फिर एक तेज घोड़ा बनकर अंतहीन मैदानों में दौड़ा, और यहाँ तक कि एक डिवाइन ड्रैगन बनकर 9 आसमानों में उड़ान भर चुका था। हर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अस्तित्व पर कुछ नया छाप रहा था। उसके बाद मैंने पांचवें भाई की शक्ति को एब्जॉर्ब किया, जो दिखने में सिंपल थी लेकिन असल में बेहद खतरनाक, जैसे एक एंडलेस ब्लैक होल जो दुनिया की हर चीज को बिना किसी एक्सेप्शन के निगल सकता था। और आखिर में छठी बहन की ओरिजिन एनर्जी एक एओटिक फर्नेस जैसी थी, जिसमें हेवन और अर्थ के हर एलिमेंट मौजूद थे, हर एट्रीब्यूट एक डिसऑर्डर में मिला हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स कि उसे अलग अलग समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। और जैसे जैसे मैं इन सबको प्रोसेस कर रहा था, मुझे साफ समझ आने लगा कि मेरे ये 6 भाई और बहन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और यही सोच मुझे अपने बारे में और भी सवाल करने पर मजबूर कर रही थी। अगर उनके पास इतनी मिराक्युलस एबिलिटीज हैं, तो फिर मेरे पास क्या है? मेरी अपनी यूनिक पावर आखिर है क्या? मेरे अंदर डाउट भर गया, क्योंकि हम सब एक ही गोड वाइन से पैदा हुए थे, हमारी ओरिजिन एक ही थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनसे बहुत कमजोर हूं। और फिर एक बेहद लंबे समय तक लगातार ट्रायल और एक्सप्लोरेशन करने के बाद
खुद के अंदर बार बार खोजते हुए मैंने आखिरकार सच्चाई को खोज लिया। मेरी शक्ति थी डाओ की इनेट रेजोनेंस, या आसान शब्दों में कहूं तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल की कॉम्प्रिहेंशन, एक ऐसा टैलेंट जो किसी भी चीज को सीखने में मेरी एफिशिएंसी को दोगुना कर देता था। और जैसे ही मैंने इसे समझा, मुझे ये भी एहसास हुआ कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कितना जरूरी होता है, खासकर इस एंशिएंट होंगहुआंग वर्ल्ड में जहां एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स होना तय था। और क्योंकि मेरे हर भाई और बहन की अपनी अलग कल्टीवेशन पाथ थी, मैंने सोचना शुरू किया, क्या होगा अगर मैं उनकी सारी ओरिजिन पावर्स को एक साथ कंबाइन कर दूं? क्या मैं एक ऐसी कल्टीवेशन मेथड बना सकता हूं जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? और बिना किसी हेजिटेशन के मैंने इस आइडिया पर काम शुरू कर दिया, अलग अलग कल्टीवेशन मेथड्स के एसेंस को डीपली स्टडी करते हुए, उन्हें पीस बाय पीस एनालाइज करते हुए। और मुझे पता भी नहीं चला कि फिर से कितना समय बीत गया, लेकिन उस एंडलेस समय और रिफाइनमेंट के बीच मैं सच में कुछ बिल्कुल नया बनाने में सफल हो गया। एक ऐसी कल्टीवेशन मेथड जो मेरे छहों सिबलिंग्स के एसेंस को एक साथ जोड़ती थी, और मैंने उसका नाम रखा होंगमेंग ग्रेट दाओ। और जैसे ही मुझे अपनी खुद की पाथ मिल गई, मैं शांति से पर्पल गोड के अंदर कल्टीवेशन करता रहा। मेरे चारों तरफ घूमते हुए वायलेट क्लाउड्स थे, जिनके अंदर हेवन और अर्थ के गहरे और अकल्पनीय लॉज छुपे हुए थे। उन वायलेट क्लाउड्स में मेरे लिए एक खतरनाक खिंचाव था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। और अंदर ही अंदर मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, जिससे मेरे मन में सवाल उठा, क्या ये वही लेजेंडरी होंगमेंग पर्पल एनर्जी हो सकती है, वो प्राइमोर्डियल एसेंस जिसके बारे में मिथ्स में सुना था, लेकिन मैं अभी इसे कंफर्म नहीं कर सकता था, खासकर तब जब मेरे छहों भाई और बहन अभी तक अपने फॉर्म से बाहर नहीं आए थे। इसीलिए मैंने जल्दीबाजी नहीं की और चुपचाप ओरिजिन एनर्जी के साथ साथ उस मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता रहा। टाइम को अपने हिसाब से बहने दिया और पता ही नहीं चला कब कुछ और मिलियन साल ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मैं पूरी फोकस के साथ कल्चरेशन कर रहा था, तभी अचानक एक डीफेनिंग रोअर ने पूरे हेवन और अर्थ को हिला दिया। मैं शॉक में अपनी ट्रांस से बाहर आ गया और ऊपर देखा तो ठीक उसी पल रेड गोड जोर से फट गया और उसके अंदर से एक विशाल आकृति बाहर निकली। एक लंबा चौड़ा आदमी, मजबूत मसल्स और घनी दाढ़ी के साथ। उसके पूरे शरीर से एक एंशिएंट और ओवरवेलमिंग प्रेजेंस फैल रही थी। और तुरंत बाकी 5 गोड्स के अंदर मौजूद बीइंग्स एक्साइटमेंट में चिल्लाए, बधाई हो बड़े भाई आपके इमर्जेंस पर, और बधाई हो बड़े भाई आपके जन्म पर। और मैं भी इंस्टिंक्टिवली उनके साथ बोल पड़ा, बधाई हो बड़े भाई आपके आगमन पर। तभी वो दाढ़ी वाला दानव जोर से हंसा, अपने हाथ फैलाते हुए बोला, हा हा हा, अच्छे से कल्टीवेट करो, एक दिन तुम भी बाहर आओगे। फिर उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और इस विशाल एंशिएंट दुनिया को पूरी तरह एम्ब्रेस किया, जैसे किसी भूली हुई चीज से फिर से जुड़ रहा हो। लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये दुनिया इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है, जैसे कोई खून का रिश्ता हो, जैसे ये मुझे रिस्पॉन्ड कर रही हो। उसकी ये बात सुनते ही मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठी और मेरे दिमाग में ख्याल आया, ये ठीक नहीं है। क्या होगा अगर बड़ा भाई सच में पांगू है, और अगर वो ओरिजिनल पांगू नहीं भी है तो भी उसका उससे गहरा कनेक्शन जरूर है। या उससे भी बुरा, कहीं वो पांगू का रीबर्थ तो नहीं बिना अपनी पिछली यादों के। इसके बाद वो दाढ़ी वाला विशाल आदमी गोड वाइन के आसपास घूमने लगा, हर चीज को ध्यान से देखता रहा और फिर वापस अपनी जगह आकर कल्टीवेशन में लग गया। लेकिन उस पल के बाद से उसने नेचुरली हम छोटे भाई बहनों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो बाहर जाकर लकड़ी काटता, गोड वाइन के चारों तरफ फेंस बनाता और एक बड़ा सा सेटलमेंट तैयार कर दिया, जिसे उसने गोड विलेज नाम दिया। और इसी तरह फिर से अनगिनत साल गुजर गए, जब तक एक दिन जब वो दाढ़ी वाला आदमी लकड़ी इकट्ठा करने बाहर गया हुआ था, तभी अचानक एक प्रेजेंस प्रकट हुई। एक मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी जिसके चारों तरफ सैक्रेड और ऑन्थर वर्ल्डली ऑरा था, अचानक शून्य से निकलकर गॉड वाइन के सामने आ खड़ा हुआ और उसे देखते हुए उसने प्रशंसा में कहा, क्या ही सुंदर नेचुरल गोड वाइन है, इस वाइन ने सच में ट्रांसफॉर्मेशन झेला है, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बिल्कुल यूनिक। जब वो बूढ़ा आदमी उस विशाल गोड वाइन को ध्यान से इंस्पेक्ट कर रहा था तो वो खुद से धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन क्यूरियोसिटी से भरी हुई, और मैं अभी उसकी प्रेजेंस को प्रॉपर्ली समझ भी नहीं पाया था कि तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। वो मेरा गरम मिजाज पांचवा भाई था जो चिल्लाया, ओए बूढ़े सांप, तू आखिर है कौन, वहां खड़ा खड़ा क्या बड़बड़ा रहा है? लेकिन वो बूढ़ा जरा भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने उन गॉड्स की तरफ और भी ज्यादा हैरानी से देखा और बोला, इस वाइन से पैदा हुए ये गॉड्स, इन्होंने सच में लिविंग बीइंग्स को जन्म दिया है। ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड फिनोमिनन है, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया। फिर उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया, जैसे कुछ मैच नहीं कर रहा हो, और वो आगे बोला, नहीं ये सही नहीं है, इस वाइन पर तो 7 गॉड्स होने चाहिए, लेकिन मुझे अभी सिर्फ 6 ही क्यों दिख रहे हैं? क्या उनमें से एक पहले ही इमर्ज होकर ट्रांसफॉर्म हो चुका है? ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की सी ऊंची हो गई, जैसे वो खुद भी शौक छुपा नहीं पा रहा था। लेकिन
लेकिन वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मेरा चौथा भाई ग्रीन गोर्ड गुस्से में चिल्लाया, ओए बूढ़े सांप, बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है तू अपनी फुसफुसाहट से, संभल कर। हमारा बड़ा भाई वापस आया ना तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ देगा, अभी के अभी निकल जा यहाँ से। फिर भी वो बूढ़ा बस शांत मुस्कुराया और बोला, शांत रहो, मैं होंगजून हूँ और मेरा तुमसे कोई बुरा इरादा नहीं है, बस इतना है कि मुझे तुम में से किसी एक के साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा है। और जैसे ही मैंने ये नाम सुना, होंगजुन, मेरा पूरा अस्तित्व जैसे जम गया। शौक की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। तो ये बूढ़ा असल में होंगजून था, होंगहुंग वर्ल्ड का डाओ एंसेस्टर। और उसी पल मेरा चेहरा फीका पड़ गया क्योंकि मुझे इसका मतलब अच्छी तरह पता था। ओरिजिनल होंगहुआंग लेजेंड्स में इस वाइन के साथ सेक्रेड गोड्स आखिरकार संकिंग, नुआ, दोंगहुआंग ताई होंगजुन और हाउतियन जैसे पावरफुल बीइंग्स के हाथों में जाने वाले थे। लेकिन अभी इस वक्त हाउतियान का जन्म भी नहीं हुआ था, वो अभी सिर्फ एक अनकॉन्शियस स्टोन था। इसका मतलब जो सेक्रेट गॉड उसके लिए डेस्टाइनड था, वो शायद खुद दाओ एंसेस्टर होंगजुन ने ही आगे पास किया होगा। और जैसे ही होंगजुन ने कहा कि उसे किसी एक गोड से कनेक्शन महसूस हो रहा है, मैं तुरंत समझ गया। उस कनेक्शन की जड़ शायद उसी तयशुदा फेट में छिपी हुई थी। मेरे सीने में अचानक डर की एक लहर उठी और मेरे दिमाग में ख्याल आया, धत, कहीं ये मुझ पर तो इशारा नहीं कर रहा। और अगले ही पल मेरा सबसे बुरा डर सच हो गया, क्योंकि डाओ एंसेस्टर ने सीधा पर्पल गोड की तरफ इशारा किया जिसके अंदर मैं था, और शांत आवाज में कहा, ये पर्पल गोड, इसका मुझसे कनेक्शन है, मैं इसे अब ले जाऊंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और मुझे वाइन से तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। और अंदर से मैं लगातार उसे कोस रहा था। मेरा दिमाग पैनिक से भर चुका था। तो सच में वो मेरे पीछे ही था। उस बूढ़े ने मुझे ही टारगेट किया था। और जैसे ही मेरी बेचैनी अपने पीक पर पहुंची, मेरे सिबलिंग्स गुस्से से फट पड़े। उनकी आवाजें एक के बाद एक गूंजने लगीं। ओए बूढ़े, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर तूने हमारे सातवें भाई को छूने की भी कोशिश की तो हम तुझे जिंदा नोच डालेंगे। फिर एक और आवाज आई, साले बूढ़े, मेरे सातवें भाई को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, मरना है क्या तुझे? और तीसरी आवाज गरजी, तू कमीना डाओइस्ट, क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं? हमारे सातवें भाई को लेने की सोच भी कैसे ली? बस इंतजार कर, जैसे ही मैं फॉर्म लेता हूँ तुझे राख बना दूंगा। उनका गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन सच्चाई बेहद क्रूर थी। अभी तक उनमें से कोई भी पूरी तरह फॉर्म नहीं ले पाया था, इसीलिए वो सिर्फ बेबस होकर देख सकते थे। जैसे होंगजुन का हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था, और ठीक उसी क्रिटिकल पल में जब सब कुछ खत्म होने वाला लग रहा था, अचानक एक भारी और ठंडी आवाज आसमान में गूंज गई, जैसे कोई थंडर क्लैप हो। और उसी पल सब कुछ फ्रीज हो गया। होंगजुन का हाथ जो हवा में रुका हुआ था, अचानक वहीं थम गया। उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा, जैसे किसी एंशियंट और खतरनाक बीस्ट ने उसे लॉक कर लिया हो। उसके मसल्स इंस्टिंक्टिव डर से टाइट हो गए। और तभी मैंने अपने सिबलिंग्स की आवाज सुनी, राहत और गुस्से से भरी हुई। बड़े भाई, आप आखिरकार वापस आ गए। ये कमीना बूढ़ा हमारे सातवें भाई को लेने आया है, जल्दी इसे खत्म करो। और जैसे ही उन्होंने उस विशाल आकृति को देखा जो चुपचाप उस बूढ़े डाओइस्ट के पीछे प्रकट हुई थी, उनकी इमोशंस और भी उभर आईं और वो बिना एक पल रुके एक साथ चिल्लाए, बड़े भाई, हमारी मदद करो। जैसे ही मैंने उस दाढ़ी वाले विशाल आदमी, अपने बड़े भाई को वापस आते देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से चिल्ला उठा। मेरा पूरा अस्तित्व राहत से भर गया। वहीं डाओ एंसेस्टर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, साफ महसूस कर रहा था कि उस विशाल शरीर से एक भयानक प्रेशर निकल रहा है, इतना डरावना कि उसका चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि ये एहसास उसने पहले सिर्फ एक बार महसूस किया था, और वो था खुद पांगू से। आखिर डाओ एंसेस्टर उन 3000 केओस गॉड्स में से रीबॉर्न हुआ था, और उस प्राचीन समय में वो भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने पांगू पर हमला किया था। लेकिन पांगू के सिर्फ एक एक्स स्विंग ने उसे लगभग खत्म कर दिया था। बस उसकी ट्रू स्पिरिट का एक छोटा सा अंश ही बच पाया था, और पांगू के हेवन और अर्थ बनाने के बाद ही उसे होंगहुआंग वर्ल्ड में आकर रीबर्थ मिलने का मौका मिला। इसीलिए अब जब वो इस दाढ़ी वाले विशाल आदमी को देख रहा था, तो वो अनजाने में ही घबरा कर निकल गया, और उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, धत, ये प्रेशर इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? क्या ये पांगू हो सकता है? लेकिन ये मुमकिन नहीं था, पांगू तो मर चुका था। फिर भी उसने अपने हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट के साथ कहा, फेलो डाओइस्ट। लेकिन मेरी बड़े भाई ने तुरंत उसे काटते हुए ठंडी आवाज में कहा, तू मेरे सातवें भाई को छूने की सोच रहा है? होंगजुन ने जल्दी से जवाब दिया, मेरा ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन उस पर्पल गोड का मुझसे सच में कनेक्शन है। ये सुनते ही मेरा भाई गुस्से में गरजा, कनेक्शन गया भाड़ में। और अगले ही पल उसका शरीर अपने वेपन के साथ मर्ज हो गया। उसके ऊपर एक विशाल एक्स प्रकट हुआ, जो आसमान की तरफ उठा और फिर पूरी ताकत से डाओ एंसेस्टर की तरफ गिरा दिया गया। और उसी पल वो जंग लगा सा दिखने वाला जायंट एक्स अचानक हजारों चमकती रोशनी में फट पड़ा, जैसे पूरे होंग वर्ल्ड की शक्ति उस एक वार में समा गई हो। ये देखकर मेरा दिल तक हिल गया और मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, धत, ये तो हद से ज्यादा पावरफुल है। ये पहली बार था जब मैं बड़े भाई को अटैक करते हुए देख रहा था, और मेरे अंदर एक्साइटमेंट बेकाबू होकर उभर रही थी।
वहीं दूसरी तरफ डाओ एंसेस्टर ने भी इतनी जल्दी और इतनी खतरनाक ताकत वाले हमले की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अगर वो वार सच में लग जाता तो सब कुछ एक ही पल में बदल जाता। अगर वो वार सच में लग जाता तो उसकी सोल और स्पिरिट पूरी तरह मिट जाती, इसमें जरा भी शक नहीं था। और उससे भी बढ़कर उस अटैक के अंदर जो ऑरा था वो उसे डरावनी तरह से फेमिलियर लग रहा था, जिसने उसके दिल के अंदर गहरी दहशत भर दी। डाओ एंसेस्टर का चेहरा तुरंत बदल गया, उसका रंग उड़ गया और उसकी आंखें शौक में लगभग बाहर निकल आईं। बिना एक पल गंवाए उसने अपना हाथ अपने माथे पर रख दिया और अगले ही क्षण उसके सिर के पीछे एक मल्टी कलर क्लाउड प्रकट हुआ, जिसके अंदर होंगमेंग वर्ल्ड की एक धुंधली झलक दिखाई दे रही थी। और उसके बाहर गोल्डन पर्ल्स, एक गोल्डन लोटस और एक गोल्डन लैंप तेजी से घूमने लगे, जिनसे रहस्यमयी रोशनी की किरणें बारिश की तरह बरस रही थीं और मिलकर एक चमकदार बैरियर बना रही थीं, जो उसके पूरे शरीर को कसकर प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि होंगह्वांग वर्ल्ड में मैं पहली बार कुछ ऐसा देख रहा हूं। एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच की लड़ाई, दो अनमैच्ड एक्सपर्ट्स का पी क्लैश। और मैं अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर हर डिटेल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कहीं कुछ मिस न हो जाए। और जैसे ही अगला पल आया, वो जायंट एक्स की चकाचौंध भरी रोशनी अनस्टॉपेबल हो गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए सब कुछ राख में बदलती चली गई। डिवाइन क्लाउड्स जोर जोर से कांपने लगे और गोल्डन पर्ल्स, लोटस और लैंप जैसे अनगिनत सेक्रेड ट्रेजर्स चारों तरफ बिखर गए। वहीं डाओ एंसेस्टर खुद बार बार पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, उसका गला कस गया और आखिरकार उसने ताजा खून की एक धार बाहर उगल दी। मैं अपने दाढ़ी वाले बड़े भाई को पूरी तरह शौक में घूर रहा था और दूसरी तरफ डाओ एंसेस्टर भी उसी डिसबिलीफ के साथ उसे देख रहा था, जैसे उसकी समझ के बाहर कुछ हो गया हो। जबकि मेरे पीछे बाकी पांचों भाई बहन पहले ही एक्साइटमेंट में भर चुके थे और एक साथ चिल्ला रहे थे, कमाल है, उस बूढ़े को और मारो। लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल स्तब्ध, क्योंकि जो मैंने अभी देखा था उस पर यकीन करना आसान नहीं था। आखिर डाओ एंसेस्टर कौन था? पूरे होंगह्वांग वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता था वो, और फिर भी मेरे बड़े भाई के सिर्फ एक वार से वो घायल हो गया और मेरे दिमाग में खुद ब खुद निकला, धत, बड़ा भाई तो हद से ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि भले ही डाओ एंसेस्टर अभी पूरी तरह सैंक्टिफिकेशन तक नहीं पहुंचा था, फिर भी पूरे होंगहोंग में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे एक ही चाल में खून बहाने पर मजबूर कर सकें। यहाँ तक कि डीमन एंसेस्टर लूहाओ भी ऐसा नहीं कर सकता था। और यही सोच मेरे दिमाग में एक खतरनाक सवाल फिर से ले आई, क्या बड़ा भाई सच में पांगू हो सकता है? लेकिन मैंने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि पांगू की ताकत बिल्कुल अलग स्तर की थी। उसने अकेले ही 3000 केओस गॉड्स को खत्म कर दिया था और अपनी ही शक्ति से हेवन और अर्थ की रचना की थी। उसका रेलम तो ग्रेट डाओ से बस आधा कदम दूर था, एक ऐसा स्तर जहां से ट्रांसेंडेंस बस एक कदम दूर रह जाती है। फिर भी अभी अपने भाई को देखते हुए, लॉ ऑफ स्ट्रेंथ पर उसका कंट्रोल और उसकी वो भयानक ताकत देखकर ये मुमकिन लग रहा था कि शायद वो पांगू की डिवाइन सोल का कोई हिस्सा हो जो इस दुनिया में रीबॉर्न हुआ है। और ये ख्याल आते ही मेरा दिल एक्साइटमेंट से तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैं आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही डाओ एंसेस्टर, जो साफ तौर पर हिल चुका था, जल्दी से बोला, फेलो डाओइस्ट, मेरा सच में कोई बुरा इरादा नहीं है, कृपया अटैक रोक दीजिए। लेकिन मेरे भाई ने जरा भी देर नहीं की, उसकी ठंडी आवाज हवा को चीरती हुई निकली, निकल जाओ। मेरे दाढ़ी वाले बड़े भाई ने धीरे धीरे उस विशाल एक्स को नीचे किया। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह तेज थीं और उसने ठंडी आवाज में कहा, हम फिर मिलेंगे। उसके ये शब्द सुनते ही डाओ एंसेस्टर ने अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई, उस पर्पल गोड की तरफ जिसमें मैं था। कुछ पल तक मुझे गहराई से घूरता रहा, फिर मेरे भाई को सम्मान से प्रणाम किया और एक रोशनी की किरण बनकर दूर गायब हो गया। उसके जाते ही मेरे भाई ने कैजुअली उस जायंट एक्स को अपनी कमर पर रख दिया और हमारी तरफ देखा। अपने छोटे भाई बहनों से पूछा, तुम सब ठीक हो? हमने तुरंत जवाब दिया, बड़े भाई, हम ठीक हैं। लेकिन वो बूढ़ा सच में बहुत घटिया था, उसने तो हमारे सातवें भाई को भी छीनने की कोशिश की। तभी ऑरेंज गार्ड गुस्से में जोर से चिल्लाया, रुक जा बस, जैसे ही मैं फॉर्म लूंगा उस बूढ़े को ढूंढकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसके तुरंत बाद येलो गार्ड भी चिल्लाया, सही कहा, मैं उसका सिर ही फोड़ दूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस बूढ़े की वो इतनी कैजुअली बात कर रहे थे वो असल में डाओ एंसेस्टर होंगजुन था, और फिर भी वो उसे मारने की बात ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो मेरे हर एक भाई और बहन खुद भी बेहद असाधारण थे, तो शायद सच में उनके पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो उसके सामने खड़े हो सकें। और ये सोचते ही मैं फिर से अपने सिबलिंग्स की असली पहचान के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अभी जो डो एंसेस्टर के साथ हुआ था उसके बाद सबकी कल्चरेशन और भी ज्यादा तेज हो गई। हर कोई जल्द से जल्द फॉर्म लेने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। और फिर उसी दिन अचानक गॉड वाइन से दो जोरदार धमाके हुए, पूरी जगह हिल उठी और मैं शॉक में देखता रह गया
जब ऑरेंज और येलो गोड्स एक साथ फट गए और ऑरेंज गोड के अंदर से एक आकृति बाहर आने लगी। चिंता मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, मेरे दूसरे भाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्कॉलर को साथ खींचते हुए वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन वो ज्यादा दूर जाता उससे पहले ही अचानक रुक गया, पीछे मुड़कर देखा और बोला, जाने से पहले हमें विलेज की प्रोटेक्शन सेट करनी चाहिए। और इतना कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे वॉइड को ही चीर दिया। उसी पल एक विशाल मल्टी कलर रिवर प्रकट हो गई, जो गॉड विलेज के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर उसे पूरी तरह घेरने लगी। लेकिन ये नदी बिल्कुल साधारण नहीं थी, ये पानी से बनी ही नहीं थी, बल्कि अनगिनत चमकती हुई रोशनी की धाराओं से बनी थी। और कुछ ही पलों में वो विशाल नदी स्थिर होकर बदल गई, बाहर से देखने पर एक सामान्य नदी जैसी लगने लगी। तभी तीसरे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे भाई, सारा स्पॉटलाइट अकेले मत ले, जब तुमने चाल चला ही दी है तो मैं भी अपनी थोड़ी एबिलिटी दिखा देता हूँ। उसकी आवाज में जोश था, वो सीधे आसमान में उड़ गया, उसके 3000 बाल पीछे हवा में लहराने लगे और उसके हाथ तेजी से वॉइड में पैटर्न्स बनाने लगे। फिर एक जोरदार हंसी के साथ एक और विशाल नदी अचानक प्रकट हुई। उसने भी विलेज के चारों तरफ घूमकर एक बड़ा बैरियर बना दिया, और पहली नदी की तरह ये भी पानी की नहीं थी, बल्कि काउंटलेस बदलते हुए सीन्स से बनी थी, जैसे रियलिटी के टुकड़े खुद उसमें बह रहे हों। लेकिन कुछ देर बाद वो भी फीकी पड़कर एक साधारण नदी की तरह दिखने लगी। ये सब खत्म करने के बाद वो विशाल आदमी और स्कॉलर एक दूसरे की तरफ देखकर साथ में हंसे, फिर आगे बढ़े और एक साथ वॉइड में गायब हो गए। और मैं वहीं खड़ा उन दो नदियों को देखता रह गया जो विलेज की रखवाली कर रही थीं, पूरी तरह स्टन्ड, क्योंकि मेरे दूसरे और तीसरे भाई की एबिलिटीज सच में समझ से परे थीं। और उन्हें देखते हुए मेरे मन में धीरे से एक ख्याल उभरा, जब मैं फॉर्म लूंगा मैं उन दोनों नदियों को लंबे समय तक घूरता रहा, हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान से ऑब्जर्व करता हुआ, और मन ही मन ये कसम खाई कि जैसे ही मैं फॉर्म लूंगा मैं इन्हें पूरी तरह एनालाइज जरूर करूंगा। उसके बाद मैं फिर से अपनी शांत कल्चरेशन में लौट गया। दिन एक एक करके गुजरते रहे, और जब से वो विशाल आदमी और स्कॉलर गए थे तब से लेकर अब तक लाखों साल बीत चुके थे, फिर भी वो वापस नहीं आए थे, जिससे मेरे अंदर हल्की सी चिंता होना स्वाभाविक था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे बाकी सिबलिंग्स बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे थे, जैसे उन्हें उन दोनों पर पूरा भरोसा हो। और फिर एक दिन अचानक वॉयड पानी की तरह लहराने लगा, और उसी के अंदर से वो विशाल आदमी और स्कॉलर वापस प्रकट हो गए, और मेरे भाई के हाथ में एक छोटा सा जीव था, पूरा बर्फ जैसा सफेद। जैसे ही वो पहुंचे उसने हंसते हुए कहा, भाइयों, हम वापस आ गए, क्या हमें याद किया? उन्हें सुरक्षित लौटते देख मैंने राहत की सांस ली, जो शायद मैं कब से रोके हुए था। और मैंने कहा, दूसरे भाई, तीसरे भाई, आप लोग आखिरकार वापस आ गए। तभी स्कॉलर उत्साह से बोला, सातवें भाई, इस बार हम उस बूढ़े होंगजुन को ढूंढने बहुत दूर तक गए थे, और जब वो मिला तो हमने उसे इतना पीटा कि उसके दांत तक बिखर गए। वो सिर पकड़कर भाग गया, सच में बहुत मजा आया। ये कहते हुए उसने एक्साइटमेंट में एक फल वाला पेड़ जमीन पर फेंक दिया, और जैसे ही वो धरती को छुआ तुरंत जड़ पकड़कर उगने लगा, और कुछ ही पलों में उस पर कमल जैसे फूल खिल गए, इतने सुंदर कि जैसे सपना हो। और पलक झपकते ही उस पर 9 सुनहरे फल उग आए, हर एक अलग रंग का, और हर फल पर हल्के से 2 रहस्यमयी शब्द उभर रहे थे, हुआंगझोंग। मैं उस पेड़ को बिना पलक झपकाए घूरता रह गया, दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, क्या ये सच में हुआंगझोंगली है? उन 10 इननेट सेक्रेड रूट्स में से एक। मेरा मन जैसे तूफानी समुद्र बन चुका था, क्योंकि वो पेड़, वो असल में उस बूढ़े डाओइस्ट ने घुटनों पर गिरकर दया मांगते हुए दिया था। और इसका मतलब सिर्फ एक ही था, मेरे दूसरे और तीसरे भाई ने सच में डाओ एंसेस्टर को उस हालत तक पीट दिया था। इस सच्चाई ने मुझे पूरी तरह निशब्द कर दिया, लेकिन मैं अभी इसे समझ ही रहा था कि तभी मेरे दूसरे भाई ने कैजुअली उस छोटे सफेद जानवर को जमीन पर फेंकते हुए कहा, सातवें भाई, ये छोटा सा प्राणी दिखने में नरम और अच्छा है, इसे कुत्ते की तरह पाल ले, अकेलापन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उस छोटे जीव ने गर्व से कहा, मैं जानवरों का एक महान राजा हूँ, वो तुरंत गुस्से में गरज उठा, जैसे विरोध कर रहा हो। मगर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके सिर पर एक तेज चपत पड़ी, और मेरे भाई की आंखें ठंडी हो गईं। उसने सख्ती से कहा, अगर कुत्ता नहीं बनना तो तुझे मारकर सूप बना दूंगा। और उसी पल वो छोटा जानवर डर से सिमट गया, जो भी वो कहने वाला था वो निगल गया। कांपते हुए उसे देखने लगा, साफ पता चल रहा था कि पहले भी उसे बुरी तरह सजा मिल चुकी है। और फिर आने वाले दिनों में हम सब फिर से गोड विलेज में अपनी शांत कल्टीवेशन में लग गए। उस छोटे जीव को श्याओबा नाम दिया गया, और हर दिन श्याओबा भागने के नए तरीके सोचता, लेकिन विलेज को घेरने वाली उन 2 नदियों से वो साफ डरता था, एक कदम भी उनके पार जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार तो वो गलती से एक नदी में गिर गया और लगभग डूब ही गया था, अगर मैं उसे बाहर न निकालता। और उस दिन के बाद उसने भागने की कोशिश ही छोड़ दी। अब वो नदियों से दूर रहता और चुपचाप विलेज के अंदर ही रहता। और इसी तरह कुछ और लाखों साल पलक झपकते ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक बाहर से एक रोशनी की किंडी किरण विलेज की तरफ आई, और जैसे ही वो खत्म हुई एक आकृति सामने आई। वो और कोई नहीं बल्कि खुद डॉ एंसेस्टर होंगजून था।
और दूरी से ही उसने आदर के साथ हाथ जोड़कर कहा, फेलो डाओइस्ट्स, होंगजुन मिलने आया है। और मैं भी समझ गया कि वो उन दो नदियों से सावधान था, इसीलिए वो दूर ही रुककर पहले सम्मान दिखा रहा था। ये देखकर मेरे मन में खुद ब खुद एक ख्याल आया, अब ये दिलचस्प होने वाला है। वो बूढ़ा होंगजुन सच में बहुत जिद्दी निकला, फिर से वापस आ गया जैसे खुद ही मुसीबत ढूंढ रहा हो। और जैसे ही मेरे बड़े भाई ने उसकी आवाज सुनी, वो बिना एक पल गनवाए बाहर निकल गया। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और बीच में वो दो रहस्यमयी नदियां अभी भी खड़ी थीं। इसलिए मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, बस धुंधला सा देख पाया कि मेरा भाई हाथ में दो बचर नाइफ्स लिए गुस्से में चिल्ला रहा था, जबकि दूसरी तरफ डाओ एंसेस्टर सावधानी से खड़ा था। और आखिर में होंगजुन के पास फिर से पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो दूर आसमान में उड़कर चला गया। और तभी मेरा भाई शांत होकर वापस लौटा। उसके बाद स्कॉलर ने पूछा, दूसरे भाई, इस बार वो कमीना क्या चाहता था? तो मेरे भाई ने लापरवाही से जवाब दिया, वो बूढ़ा चाहता है कि मैं उसके साथ चलकर कोई जुक्सियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन तोड़ने में मदद करूं, लेकिन मेरे पास उस बेकार काम के लिए समय नहीं है। अगर उसे करना है तो खुद करे। ये सुनते ही मैंने धीरे से बुदबुदाया, जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन, लगता है ड्रैगन हान ग्रेट कैलेमिटी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और उसी पल मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा, मेरी आंखें चमक उठी और मैंने तुरंत कहा, दूसरे भाई, तीसरे भाई, मुझे लगता है आपको ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर दोनों चौंक गए, मेरी तरफ देखकर बोले, सातवें भाई, क्या मतलब है तो अन्याय तुम्हारा? हम उस बूढ़े की मदद क्यों करें? मैंने तुरंत साफ किया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप होंगजुन की मदद करें। मैं कह रहा हूं कि इस मौके का फायदा उठाओ और ट्रेजर्स अपने हाथ में लो। ऐसी लड़ाई में अनगिनत लोग मरेंगे और घायल होंगे, और उस वक्त बहुत सारे ट्रेजर्स बिना मालिक के रह जाएंगे। अगर हमने मौका नहीं लिया तो सब कुछ उस बूढ़े डाओइस्ट होंगजुन के हाथ में चला जाएगा। ये सुनते ही उस विशाल आदमी और स्कॉलर दोनों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, सातवें भाई सही कह रहा है, चलो तुरंत निकलते हैं। और इतना कहते ही मेरे दूसरे भाई ने स्कॉलर को पकड़ा और दोनों बिना देर किए विलेज से बाहर उड़ गए, जबकि हम बाकी सब वहीं रहकर अपनी कल्टीवेशन में लग गए। लेकिन ठीक उसी पल मैंने अचानक उस दाढ़ी वाले विशाल आदमी से एक अजीब सा ऑरा महसूस किया, कुछ अलग, कुछ पहले से भी ज्यादा गहरा।